नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर इनका वीडियो प्राप्त कर सुन सकते हैं। और तृतीय पर्व का भाग 1, 2 और 3 का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन्हें भी प्राप्त कर आप सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 4। जिस समय शरतचंद्र लोकप्रियता की चरम सीमा पर थे, उसी समय उनके जीवन में एक और क्रांति का उदय हुआ। समूचा देश एक नई करवट ले रहा था। राजनीतिक क्षितिज पर तेजी के साथ नई परिस्थितियां पैदा हो रही थीं। ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी की प्रतीक्षा लेने वाली कांग्रेस ने कैंचुल उतार फेंकी थी, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के समाप्त हो जाने पर भारत के हार्दिक सहयोग के बदले में उसी क्राउन ने उसे रॉलेट एक्ट प्रदान किया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी ने घोषणा की, चीद रॉलेट कमीशन की सिफारिश को बिल का रूप दिया गया तो मैं सत्याग्रह आरंभ कर दूंगा। उन्होंने देश का दौरा किया। उस समय उनके कार्यक्रम का जैसा अभूतपूर्व स्वागत हुआ, वैसा शायद फिर कभी नहीं हो सका। सभी ने बड़े उत्साह के साथ उस आंदोलन में भाग लिया। अप्रैल 1919 में पंजाब में ऐसी अमानुषिक घटनाएं घटीं कि सारा देश कांप उठा। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। 20,000 स्त्री पुरुष अपने नेता का भाषण सुन रहे थे कि एक बड़ी सेना लेकर जनरल डायर ने उन्हें घेर लिया। गोली चलाने से पूर्व उसने लोगों को तितर-बितर होने के लिए केवल 2 मिनट का समय दिया। जाने के लिए मार्ग था केवल एक संकरा सा दरवाजा। भागना चाहने पर भी वह भाग नहीं सकते थे। सैकड़ों व्यक्ति उसी क्षण मारे गए। हजारों घायल हुए। उनकी सहायता करने के सारे प्रयत्न विफल कर दिए गए। इस घटना ने देश के आत्माभिमान पर चोट की। विषधर भुजंग की भांति वह तड़पकर पागल हो उठा। बड़े बड़े सरकार परस्त भी उस दिन विद्रोही हो गए। रविंद्रनाथ ठाकुर इतने विचलित हुए कि उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी। शरतचंद्र इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। पंजाब के इंग्लिश दैनिक ट्रिब्यून के संपादक श्री अमल होम को एक पत्र में उन्होंने लिखा, भारती के अड्डे पर उस दिन सुना कि तुम भी खग विपत्ति में पड़े। अंग्रेजों की हिंसक मूर्ति बहुत पास से अच्छी तरह देखी। यह कम लाभ नहीं है। हमारा मोह काटने के लिए यह आवश्यक था। हमें यह समझ लेना है कि वह कितने निझर और पशु हो सकते हैं। यह बात इतिहास के पन्नों से एक दिन हमने समझी थी। इस बार प्रत्यक्ष अनुभव किया। एक और लाभ हुआ कि देश की वेदना के बीच में हमने रविंद्रनाथ को नए रूप में पाया। इस बार अकेले उन्होंने ही हमारे आत्म अभिमान की रक्षा की। C.R. दास ने एक दिन मुझसे कहा था कि रवि बाबू ने जब नाइटहुड स्वीकार किया था तब वे गे हैं। अब उनसे मिलने पर पूछूंगा कि क्या आज हमारी क्षति 10 हाथ फूल गई है या नहीं। देशबंधु चित्तरंजन दास स्वयं मन प्राण से इस आंदोलन में कूद पड़े थे।
राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृत अधिवेशन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। शरद बाबू के देश बंधु के साथ अत्यंत स्नेह था, इसीलिए वह भी बड़ी तेजी के साथ उस ओर खिंच आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिरोध में हावड़ा में जो विशाल सभा हुई, उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष भाग लिया और इस प्रकार देशबंधु दास के साथ उनका जो संपर्क था उसे निरासाहित्यिक ही नहीं रहने दिया। शरद चंद्र का राजनीतिक झुकाव सदा गरम दल की ओर रहा। लोकमान्य के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा थी। हरी लही में मंझली बहू शर्माते हुए हंसते हुए कहती है, गत इलक महाराज की तस्वीर देख देख कर बनने की कोशिश की थी जीजी, पर कुछ बनी नहीं। यह कहते हुए उसने उंगली उठाकर सामने की दीवार पर टंगे हुए भारत के कौस्तुभ लोकमान्य तिलक का चित्र दिखा दिया। उन्हीं तिलक का जब 31 जुलाई की आधी रात के बाद देहावसान हो गया, तब व्याकुल मन शरदचंद्र ने लिखा, तिलक केवल हमारे भाई ही नहीं थे, बहनों ही नहीं थे, बंधु ही नहीं थे, नेता ही नहीं थे, वे हम 22 करोड़ के मलिन ललाट के शुभ्र गौरवमय तिलक थे। वही तिलक आज मिट गया है। हम अनाथ हो गए हैं। बंगाल प्रारंभ में गांधी जी के साथ पूरी तरह सहमत नहीं था। देश बंद असहयोग कार्यक्रम के विरुद्ध थे, लेकिन फिर भी कलकत्ता में होने वाले कार्यक्रम के विशेष अधिवेशन में, जिसके सभापति पंजाब केसरी लाल लाजपत राय थे, गांधी जी का प्रस्ताव पास हो गया। उस समय वातावरण ही ऐसा था। भारत सरकार ने हटकर कमेटी की रिपोर्ट के बहुसंख्यक पक्ष की बात ग्रहण कर ली थी। वह अधिकारियों की काली करतूतों पर अंधकार का पर्दा डालना चाहती थी। इस प्रस्ताव में सरकार पर प्रतिभा भंग का आरोप लगाते हुए कहा गया था, इस कांग्रेस की राय है कि जब तक भूलों का सुधार न हो जाए और स्वराज्य की स्थापना न हो जाए, भारतवासियों के लिए इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है कि वह गांधी जी द्वारा संचालित क्रमिक अहिंसात्मक असहयोग की नीति को स्वीकार करें और अपनाएं, और क्योंकि शुरुआत उन लोगों को ही करनी चाहिए जिन्होंने अब तक लोकमत को बनाया है और उसका प्रतिनिधित्व किया है, और चूंकि सरकार अपनी शक्ति का संगठन लोगों को दी गई उपाधियों वह सम्मान से अपने द्वारा नियंत्रित स्कूलों से, अदालतों और काउंसिलों से करती है, और चूंकि आंदोलन को चलाने में यह वांछनीय है कि कम से कम खतरा रहे और वांछित उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक कम से कम त्याग का आह्वान किया जाए। यह कांग्रेस सरगर्मी के साथ सलाह देती है। इस सलाह के अनुसार सरकारी उपाधियों, अदालतों, स्कूल कॉलेजों, काउंसिलों, सरकारी दरबारों का त्याग तथा विदेशी माल का बहिष्कार आवश्यक था, और आवश्यक था स्वदेशी वस्त्रों तथा चरखे को स्वीकार करना। इस प्रस्ताव पर बंगाल के श्री विपिन चंद्र पाल ने एक संशोधन पेश किया, जिसका समर्थन किया देशबंधु चित्तरंजन दास ने। इसके अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत के एक शिष्टमंडल से मिलने के लिए कहा गया था,
लेकिन यह स्वीकृत नहीं हो सका। असहयोग के प्रस्ताव का परिणाम यह हुआ कि आने वाले चुनाव में वोटरों ने वोट देने से ही इनकार कर दिया। सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि काउंसिल का यह बहिष्कार निश्चय ही आने वाले अनेक वर्षों के इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव डालेगा। लेकिन अभी भी असहयोग के इस कार्यक्रम पर अंतिम रूप से विचार होना शेष था। 3 महीनों बाद दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। देश बंधुत्व नहीं चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। इस अधिवेशन में ये अपने खर्चे पर 250 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए, लेकिन यहाँ भी गांधी जी के व्यक्तित्व की ही विजय हुई। यहाँ तक कि जो अब तक विरुद्ध थे, उन्हीं देशबंधु ने स्वयं इस प्रस्ताव को पेश किया और लाला लाजपत राय ने इसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव में देश से अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक से अधिक त्याग करें। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक संस्थाओं और सरकार से असहयोग करने में अपना सारा ध्यान लगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित करें। देशबंधु दास ने घोषणा की कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे। वे चोटी के वकील थे। उनकी आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी। उनकी इस घोषणा ने देश को आंदोलित कर दिया। देखते देखते उनका घर एक राजनीतिक संस्थान, परामर्श संगठन और प्रचार का केंद्र बन गया। शरद बाबू उन दिनों बाजे शिवपुर में रहते थे। उन्होंने सपूर्ण हृदय से असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। वे न केवल हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए, बल्कि बंगाल प्रादेशिक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी निर्वाचित हुए। इस प्रकार इस आंदोलन के परिचालन का उत्तरदायित्व उन पर भी आ गया। इस उत्तरदायित्व को उन्होंने मुक्त मन से स्वीकार किया। प्रायः प्रतिदिन सवेरे वे शिवपुर से कलकत्ता आते और देशबंधु तथा दूसरे क्रियाओं के साथ आंदोलन के संचालन के संबंध में परामर्श करते। इन कार्यकर्ताओं में प्रमुख थे डॉक्टर यतीन्द्र मोहन दासगुप्त, सुभाष चंद्र बोस, हेमंत कुमार सरकार और निर्मल चंद्र महोदय से उनकी विशेष घनिष्ठता थी। दोनों वाक्पटु, सरल प्राण तथा तम्बाकू और रविन्द्रनाथ के परम भक्त थे। शरद चंद्र परामर्श देने में विशेष पटु थे। किसी जटिल समस्या को लेकर जब सब उलझे रहते, तब वह चाय और चरुट से सेवन में मन देते, और जब दूसरे लोग परेशान हो उठते तो वह सहज भाव से समस्या का समाधान प्रस्तुत करके सबको चकित कर देते। घर लौटते लौटते बहुत रात बीत जाती थी। थके शरीर टैक्सी में बैठकर जब वह लौटते, तब उनके विरोधी कहते, अरे देखो शरद बाबू कैसे शराब में धुत होकर लौटे हैं। इन 4-5 वर्षों में जहाँ उन्हें असंख्य भक्त मिले थे, यहाँ विरोधियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी। समय समय छींटा कसने से वह नहीं चूकते।
उनका सबसे बड़ा अस्त्र था उनके चरित्र पर आक्रमण करना, विशेषकर उन्हें शराबी प्रमाणित करना। बहुत दिनों बाद देशबंधु दास ने घर में स्थापित करने के लिए उन्हें राधा कृष्ण की एक मूर्ति दी। यह भी सुना गया कि शरद बाबू ने उनके घर में श्वेत प्रस्तर की राधा कृष्ण की एक मूर्ति देखकर उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। तब देशबंधु ने वही मूर्ति उन्हें दे दी थी। मूर्ति काफ़ी भारी थी। उसे लेकर वह आधी रात को लौटे। लौटने में सदा ही देर हो जाती थी। उस दिन साथ में शैलेश ऋषि थे। उन्हीं की सहायता से उन्होंने उस मूर्ति को टैक्सी में रखा, उन्हीं की सहायता से उतारा। बोझ के कारण उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। राह चलते किन्हीं सज्जन ने उन्हें इसी अवस्था में देखा। मूर्ति को वह नहीं देख सके। उन्होंने सवेरे सहज भाव से प्रचार कर दिया। रात शरद बाबू शराब में धुत होकर लौटे थे। उन्हें पकड़कर टैक्सी से उतारा गया। उनसे चला भी नहीं जाता था। कृतिकार का जीवन उसका अपना होता है। उस पर आक्षेप करने से क्या लाभ? उसका मूल्य तो उसकी कृति से झांकना चाहिए। परंतु मनुष्य तो स्वभाव से छिन्द्रान्वेषी है। ढूंढने पर दोष ना भी मिले तो वह कल्पना कर सकता है। परंतु जैसा कि उनका स्वभाव था, इस प्रकार के लांछनों के वे कभी प्रतिवाद नहीं करते थे। मौन रहकर उस ख्याति को फैलने देते थे। न जाने कैसी कैसी गप्पें उनके बारे में प्रचलित थी। जो उनके निकट थे वे मित्र तक यह मानने लगे थे कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के पहले तक वह खूब शराब पीते थे। गिलास में डालकर पीते थे, बोतल से मुंह लगाकर पीते थे। दूध भात खाने की तरह शैंपेन में भात मिलाकर खाते थे। मार्बल की गोली जितनी अफीम डालकर पीते थे। कांच या पत्थर के बड़े बर्तन में डालकर नली से पी जाते थे। जिस व्यक्ति के बारे में ऐसी कल्पनाएं की जा सकती हैं, वह कैसा विलक्षण रहा होगा। लेकिन आश्चर्य यह है कि कभी किसी ने उन्हें ऐसा करते देखा ही नहीं था, केवल सुना ही था। इस बात के प्रमाण है कि वह शराब पीते थे, किशोर अवस्था से पीते थे। लेकिन जैसा कि उनके बारे में प्रचलित हो गया था, वैसे पियक्कड़ वह कभी नहीं थे। कलकत्ता लौटने से पहले उन्होंने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। हिंदी के ख्यातनामा साहित्यकार श्री इलाचंद्र जोशी एक बार उनसे मिलने के लिए गए थे। बातों ही बातों में उन्होंने पूछा था, क्या आपने जीवन में कभी शराब का अनुभव किया है? कई बार। क्या कभी आप उस हद तक शराब में डूबे हैं जिस हद तक आपका देवदास डूबा रहता था? वह मुस्कुराए और बोले, जीवन में मैंने छोटी मोटी भूलें बहुत सी की हैं, परंतु अपनी मूर्खता को मैं उस सीमा तक कभी नहीं खींच ले गया। शराब को मैंने कभी नशे के रूप में ग्रहण नहीं किया। शराब दवा के रूप में ही ग्रहण किया है, किसी शारीरिक रोग की दवा के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव की एक कमी की पूर्ति के लिए। मैं स्वभाव से अंतर्मुखी हूँ और बुद्धि से सामाजिक जीवन को पूर्णतः अपनाने पर भी व्यवहारिक रूप से समाज और समूह से भागना चाहता हूँ। समाज के बीच में बड़े असंतोष का अनुभव करने लगता हूँ। इसीलिए कभी कभी दवा की मात्रा में थोड़ी सी मदिरा पी लेता हूँ
और तब मैं समाज में सामाजिक प्राणियों की तरह ही रहने लगता हूँ और इसके साथ सहज भाव से हेलमेल बढ़ा सकने में समर्थ होता हूँ। इधर तो मैंने 2-3 महीने से एक बूंद भी नहीं पी है। क्या कभी ऐसा भी अवसर आया है कि आप अपनी किसी रचना, कहानी या उपन्यास को जल्दी पूरा करना चाहते हो, पर लिखने की प्रेरणा ना मिल रही हो और उस हालत में आप शराब पीकर कृत्रिम उपाय से प्रेरणा प्राप्त करके लिखने बैठे हो? कभी नहीं। पी लेने के बाद मुझे लिखने की प्रेरणा कभी नहीं मिलती। उस हालत में केवल मैं अनुभव करता हूँ और जब कोई महत्वपूर्ण भाव या विचार उस हालत में मेरे मन में उठने लगता है, तब पास में कागज़ कलम होने पर उसे नोट अवश्य कर लेता हूँ। फिर भी अफवाहों का कोई अंत नहीं था। यहाँ तक प्रचलित हो गया था कि वह गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के सामने भी पीते हैं और वेश्या के साथ गाते बजाते हैं। एक अनोखी अफवाह यह थी कि उनके पास पंचरली है, अर्थात चांदी की एक गुड़गुड़ी, उस पर चांदी की एक चिलम में 4 खाने, एक में गांजा, दूसरे में भांग, तीसरे में अफीम, चौथे में तम्बाकू और स्वयं गुड़गुड़ी में शराब भरी रहती है। ऐसी सब अफवाहों का स्रोत स्वयं उनके अपने पास ही था। खूब शराब पीने की बात भी स्वयं उन्होंने ही अनेक बार अनेक व्यक्तियों से बड़ी गंभीरता के साथ कही है या उनके मित्रों ने उनके मुंह से कहलवाई है। उनकी मौज की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं था। बहुत पहले रंगून से अपने एक मित्र को लिखा था, ग्रेने देवदास माताल होकर बोतल पर बोतल पीकर लिखा है। लेकिन इससे भी बहुत पहले एक और पत्र में उन्होंने लिखा था, 6 महीने से शराब नहीं पी है, शरीर कुछ स्वस्थ लगता है, जान पड़ता है यदि नहीं पीऊँगा तो जल्द ही ठीक हो जाऊँगा। रंगून में उन्होंने किस प्रकार शराब छोड़ी, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने अपने मित्र हरिदास शास्त्री से एक दिन कहा था, श्री रामपुर से जो लड़की मुझसे मिलने आई थी वह कैसी अद्भुत थी, जानते हो? हरिदास बोले, नहीं तो। शरत ने कहा, वह लड़की मेरे पास आई और बोली, बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन मेरे आत्मीय जनों ने मुझसे कहा कि तुम भले घर की लड़की हो, भला तुम शरत से मिलोगी? कैसा साहस है तुम्हारा? यह सब बताकर उसने पूछा, आप सचमुच ऐसे हैं कि आपसे कोई युक्ति मिल भी नहीं सकती? मैं हंस पड़ा। उत्तर दिया, अगर 10 वर्ष पहले के शरत के संबंध में ऐसा कहा जाता तो मैं कुछ न कहता, क्योंकि तब मैं खूब नशा करता था, दिन रात नशे में चूर रहता था। लेकिन तब भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी नारी का अपमान नहीं किया और प्रद तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। निडर होकर तुम मेरे पास आ सकती हो। शास्त्री जी ने पूछा, शराब पीते थे? शरत बोले, हाँ भाई, पीता था, किंतु एक दिन एक दिन छोड़ दी। कैसे छोड़ दी? अच्छा बताता हूँ। एक और चटर्जी थे, एक बर्मी बंधु थे, हम तीनों एक साथ शराब पीते थे। अचानक वह बर्मी बंधु बीमार हो गए। डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से मना कर दिया। छुट्टी लेकर वह अपना इलाज भी कराने लगे। एक दिन क्या हुआ कि लगभग रात के 11 बजे दूसरे चटर्जी मेरे घर आकर मुझे पुकारने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि दुकानें बंद हो गई हैं और उन्हें प्यास लगी है, कुछ शराब चाहिए। लेकिन मेरे पास जितनी थी उससे उनकी प्यास नहीं बुझी। बोले, चलो उन बर्मी
न्यू बंधु के घर चले। मैं राजी नहीं हुआ, लेकिन वह क्यों मानने लगे थे, मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा। रात का 1 बज चुका था। बहुत आवाज़ देने पर बंधु की पत्नी खिड़की से झांकी, बोली, मेरे स्वामी बीमार हैं, कृपा करके आप लोग चले जाएं। लेकिन तब तक हमारी पुकार सुनकर वह बंधु भी जाग पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, दरवाज़ा खोल दो, हमारे घर में एक बोतल है, उसकी हमें क्या ज़रूरत है, मैं तो अब शराब पीता ही नहीं हूँ। मैं होश में था। अब उस समय भी मैंने वापस लौट चलने का अनुरोध किया, लेकिन चटर्जी नहीं माने। अंदर जाकर हम लोग एक छोटी सी मेज के पास बैठ गए। बर्मी बंधु की पत्नी भी पहरा देने के लिए वहीं बैठी हुई थी, परंतु दिन भर के परिश्रम से थकी होने के कारण वह शीघ्र ही उगने लगी। यह देखकर चटर्जी ने बर्मी बंधु से भी शराब पीने का इशारा किया, लेकिन पत्नी की ओर देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे पत्नी को सचमुच नींद आ गई। चटर्जी ने फिर अनुरोध किया। बर्मी बंधु इस बार मना नहीं कर सके। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार पीते समय पात्र उनके हाथ से गिर पड़ा। आहा! ऐसा भयानक शब्द करते हुए वह खुद भी गिर पड़े। यह शब्द सुनकर उनके स्त्री पुत्र सब जाग पड़े और तब उन बंधु की छाती पर लोट कर उन्होंने जो चित्कार किया, उसे सुनकर हमारा नशा जाने कहाँ चला गया। रात भर थाना पुलिस हुआ और फिर अगले दिन बंधु का अंतिम संस्कार किया। वहाँ से लौटकर प्रतिज्ञा की कि अब शराब नहीं पीऊँगा। चटर्जी ने भी प्रतिज्ञा की, लेकिन वह उसकी रक्षा ना कर सके। तो हरिदास एक भला आदमी स्त्री पुत्र को लेकर सुख से सो रहा था। रात के 1 बजे 2 आदमी उसके घर में घुसे और उसे मार डाला। ऐसा भयानक कर्म होने पर भी शराबी को ज्ञान नहीं होगा तो कब होगा? उन्होंने भी इलाचंद्र जोशी से जो कुछ कहा वह इस वर्णन से राई रति मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी अपने अपने स्थान पर दोनों वक्तव्यों में काफ़ी सत्य है। इनका सारा जीवन विरोधाभासों से पूर्ण रहा है और उसके बीच में से उस सत्य की खोज निकालना भी उतना ही कठिन रहा है। लेकिन उनके ये तथाकथित वक्तव्य सही हो या ना हो, पर निश्चय ही सही है कि उन्होंने शराब पीना छोड़ने का कई बार प्रयत्न किया है और भारत लौटने पर उन्होंने पीने के लिए शराब कभी नहीं पी, लेकिन कभी कभी शत्रुओं दंतुओं को उत्तेजित करने के लिए दवा के रूप में वह 1 आध पैक ले लेते थे, ताकि अंतर के हीन भाव को पराजित करके समाज में एक स्वस्थ सामाजिक प्राणी की तरह रह सकें। कृतिकार अपनी कृतियों में किसी न किसी रूप में अपने को और अपनी भावनाओं को चित्रित करता ही है। उनकी रचनाओं के अनेक पात्र शराबी हैं, लेकिन उनमें केवल देवदास ही ऐसा व्यक्ति है जिसे पीने से सचमुच प्रेम है। वह प्रेम के क्षेत्र में निराश हो चुका है। उस निराशा को भूलने के प्रयत्न में ही वह पीता है। शायद इसी तरह एक दिन शरद बाबू ने भी पीना शुरू कर दिया था। देवदास लिखते समय उनकी आयु 17 वर्ष की थी। प्रेम में पड़ने की इससे अच्छी आयु और नहीं हो सकती। चारों ओर से उपेक्षित, अपमानित होकर शराब की शरण लेकर बहुत अच्छा लगता है। देवदास यही करता है, लेकिन बाद की रचनाओं में ऐसा नहीं है। चरित्रहीन का सतीश पिता अवश्य है, पर प्रयत्न उसका बराबर छोड़ने की दशा में ही चलता है। एक दिन सावित्री के सामने शराब ना पीने की कसम खाकर वह मुक्त हो जाता है। देना पावना का शराबी
जमींदार जीवानंद भी एक दिन भरा हुआ शराब का प्याला लौटा देता है और अपनी इच्छा से मदिरा के स्थान पर चाय पीकर घर से निकलता है। पधेर दाबी का कवि शशि भी नवतारा और डॉक्टर के कहने पर शराब न पीने की प्रतिज्ञा करता है, लेकिन शराब को बुरा मानकर भी कवि और गुणी व्यक्तियों को शराब पीने की छूट देने के लिए वह सहमत थे। पधेर दाबी का डॉक्टर मानो शरद के स्वर में कहता है। इसके सिवा वे ठहरे कवि और गुणी आदमी, उन लोगों की जाति ही अलग है, उनकी भलाई बुराई ठीक हम लोगों से नहीं मिलती, मगर इसके मायने यह नहीं है कि दुनिया की भलाई बुराई के बने हुए कामों में उन्हें माफ़ी दे देते हैं। उनके गुणों का फल तो हम सब मिलकर भोगते हैं, पर दोषों को वह सदा अकेले ही भोगते हैं। शरद बाबू इस अलग जाति के थे। वे मन प्राण से इस आंदोलन में आए थे। उनका यह आना कई कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे साहित्यकार थे और साहित्यकार प्राय राजनीति के दलदल से दूर रहता है, परंतु वह मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया है, वह केवल शुष्क राजनीति ही नहीं है, देश की मुक्ति का व्रत है। जो देश की दास्तां को सह सकता है, वह साहित्यिक नहीं है। उनके साहित्य में देश और मनुष्य का यही प्रेम परिष्कृत हुआ है। उसी देश और मनुष्य के प्रेम के कारण वह असहयोग आंदोलन से अलग नहीं रह सके। साहित्यिक मित्रों ने उनसे कहा, आप तो साहित्यिक हैं, आपका नाम साहित्य चर्चा है, राजनीति नहीं। शरद ने उत्तर दिया, यह आपकी भूल है। राजनीति में योग देना देशवासियों का कर्तव्य है। विशेषकर हमारे देश में यह राजनीति आंदोलन देश की मुक्ति का आंदोलन है। इस आंदोलन में साहित्यकारों को सबसे आगे बढ़कर योग देना चाहिए। लोकमत जागृत करने का गुरुभार संसार के सभी देशों में साहित्यकारों के ऊपर रहा है। युग युग में उन्होंने ही तो मनुष्य के मन में मुक्ति की आकांक्षा जगाई है। यदि आपकी बात मान भी लें तो वकील, बैरिस्टर, डॉक्टर और विद्यार्थी सभी यही तक उपस्थित करेंगे, तब राजनीति को कौन संभालेगा। शरद चंद्र देश की मुक्ति के आंदोलन में पूर्ण विश्वास रखते थे, परंतु उसके सारे कार्यक्रम में ना तो उनकी पूरी श्रद्धा थी और ना वैसी आस्था। विशेषकर चरखे में उनका रंच मात्र भी विश्वास नहीं था। फिर भी निरंतर काटते रहे और खद्दर पहनते रहे। स्थान स्थान पर चरखा स्थापित करने में उन्होंने अपनी जेब से बहुत सा पैसा खर्च किया था। उनकी मान्यता थी कि उनका विश्वास हो या ना हो, परंतु जब कांग्रेस ने खद्दर पहनने का नियम बनाया है तो पहनना ही चाहिए, नहीं तो अनुशासन कैसे रहेगा। अनुशासन कैसे रहेगा। इसीलिए वह काटते थे, सुंदर काटते थे, इतना सुंदर कि एक बार वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय उनके काटे हुए सूत का बुना हुआ कपड़ा सिर पर रखकर नाच उठे। वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र साहित्यिक शरदचंद्र के बड़े प्रशंसक थे। शरद बाबू भी उनके प्रति कम श्रद्धा नहीं रखते थे। उन दोनों महाप्राण व्यक्तियों का प्रथम मिलन एक असाधारण घटना के रूप में प्रचारित हो गया था। एक दिन किसी संदर्भ में राय महोदय ने अपने विद्यार्थियों के सामने शरद बाबू से मिलने की इच्छा प्रकट की।
तुरंत एक विद्यार्थी शरद बाबू के पास पहुंचा और निवेदन किया कि क्या वह किसी दिन राय महोदय से मिलने के लिए चल सकेंगे। शरद बाबू स्वयं बड़े उत्सुक थे, इसीलिए वह उसी क्षण उस विद्यार्थी के साथ चल पड़े। साइंस कॉलेज के ऊपर के तल्ले के एक कमरे में राय महोदय रहते थे। दोनों सीधे वहां पहुंचे। उस समय राय महोदय अपनी छोटी खाट पर बैठे काम करने में व्यस्त थे। शरद बाबू ने देखा, खाट के पास 2 कुर्सियां हैं, परंतु दोनों कागज पत्रों से भरी हैं। बैठने के लिए कहीं भी रंग मात्र स्थान नहीं है। तब वह खाट पर बैठने के लिए आगे बढ़े कि सहसा राय महोदय उत्तेजित होकर बोले, उठे, क्या करते हो? खाट पर मत बैठो। शरद खड़े के खड़े रह गए। विद्यार्थी की लज्जा का पार नहीं। शीघ्रता से एक कुर्सी उठा लाया। शरद बैठ गए। अब राय महोदय ने उनकी ओर देखकर सहज भाव से पूछा, क्या कर रहे हो आजकल? शरद ने उत्तर दिया, थोड़ा बहुत लिखने की चेष्टा करता हूँ। उत्साहित करते हुए प्रफुल्ल बाबू बोले, सुंदर करे जाओ, खूब लिखो, लेकिन हाँ, छपाने की जल्दी मत करना। बातचीत से स्पष्ट था कि राय महोदय उन्हें अपना कोई पुराना छात्र समझ रहे हैं। विनीत भाव से उन्होंने कहा, छापने लायक कुछ नहीं है, बस चेष्टा करता हूँ। जिस छात्र के साथ शरद बाबू आए थे वह अब अपने को ना रोक सका। प्रफुल्ल बाबू के पास आकर उसने कहा, जी ये शरद बाबू हैं। सुनते ही प्रफुल्ल चंद्र राय ने चश्मे के ऊपर से शरदचंद्र को एक बार अच्छी तरह देखा, फिर उठकर तुरंत द्वार पर आए और अपने प्रिय शिष्यों के नाम लेकर पुकारने लगे। क्षण भर में वहां एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। उनको लेकर सेनापति की तरह वे आगे आगे घर में घुसे। शरद बाबू की ओर उंगली से दिखाकर बोले, देखते हो उधर कौन बैठा है? ये हैं श्री शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। उधर देखो, उनकी सब पुस्तकें हैं और आज स्वयं भी आए हैं। अच्छी तरह देखो, पैरों की धूल लो। उसके बाद शरदचंद्र के पास आकर बैठ गए और एक अंतरंग मित्र की तरह बातें करने लगे। बोले, आपकी पुस्तकें पढ़कर कितनी बार बातचीत करने की इच्छा हुई है, आज इतने दिन बाद वह पूरी हुई। इस बातचीत में अपरिचय के कारण प्रारंभ में जो भूल हो गई थी उसके लिए क्षमा प्रार्थना करने की सुधि भी उन्हें नहीं रही। जहाँ स्नेह हो वहाँ क्षमा कोई अर्थ नहीं रखती। उनके सारे जीवन की तरह यह मिलन भी रोमांचकारी है। महात्मा गांधी से उनकी प्रथम भेंट थी, संभवतः इतनी ही रोमांचकारी रही होगी, परंतु उसका कोई विवरण किसी ने नहीं लिखा। बहुत पहले रंगून में उन्होंने महात्मा जी को देखा था। उनके स्वागत समारोह की रिपोर्ट भी उन्होंने लिखी थी। वह रिपोर्ट रंगून गजट में छपी थी, लेकिन भारत में उनकी महात्मा जी से जिस भेंट का विवरण उपलब्ध है वह चरखे को लेकर ही है। राय महोदय की तरह महात्मा गांधी जी ने भी उनके कते सूत की प्रशंसा की थी। असहयोग आंदोलन के समय जब वह कलकत्ता आए थे तो एक दिन सर्वश्रेष्ठ सर्वेंट का कार्यालय देखने के लिए गए। देशबंधु दास के घर से और भी कई व्यक्ति उनके साथ थे। श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती उस समय बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वह भी थे। शरदचंद्र भी थे। कार्यालय में पहुंचकर महात्मा जी ने सबके साथ चरखा चलाने की इच्छा प्रकट की।
चरखे आए और सब लोग काटने लगे। महात्मा जी की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण थी। तुरंत ही उन्होंने देख लिया कि शरद बाबू का सूट बहुत सुंदर है। इसके विपरीत श्याम बाबू बहुत मोटा काट रहे हैं। परिहास के स्वर में वह बोले, अरे देखो तो, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के प्रधान रस्से जैसा मोटा सूत काट रहे हैं। सुनकर सब हंस पड़े। शरद चंद्र बोले, मंदिर के जो जितना पास होता है, भगवान से उतना ही दूर होता है। महात्मा जी ने कहा, शरद बाबू, आपकी चरखे में श्रद्धा नहीं है। नहीं, रत्ती भर नहीं। महात्मा जी ने कहा, लेकिन काटते तो आप चरखे के अनेक प्रेमियों से अच्छा हैं। शरद बोले, मैं चरखे को नहीं, आपको प्यार करता हूँ। मैंने चरखा काटना इसलिए सीखा है। महात्मा गांधी जी हंस पड़े। बोले, लेकिन आप इस बात में विश्वास नहीं करते कि काटने से स्वराज्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी। शरद चंद्र ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। मेरे विचार से स्वराज्य प्राप्ति में सिपाही ही सहायक हो सकते हैं, चरखे नहीं। यह बात सुनकर महात्मा जी बड़े जोर से हंस पड़े। एक बार देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी यही प्रश्न उनसे पूछा, क्या आप चरखे में विश्वास करते हैं? शरद बाबू ने उत्तर दिया, आप जिस विश्वास की बात करते हैं वह विश्वास मैं नहीं करता। देशबंधु ने कहा, क्यों नहीं करते? शरद बाबू ने उत्तर दिया, जान पड़ता है बहुत दिनों तक बहुत चरखा काटने के कारण। देशबंधु क्षण भर चुप रहकर बोले, इस देश के 30 करोड़ लोगों में अगर 5 करोड़ आदमी सूत काटने लगें तो 60 करोड़ रुपए का सूत तैयार हो सकता है। तो शरद बाबू ने कहा, हो सकता है। 10 लाख आदमी एक घर बनाने में हाथ लगाएं तो 1.5 सेकंड में घर बनाकर तैयार हो सकता है। हो सकता है आप विश्वास करते हैं। देशबंधु बोले, यह दोनों एक चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपका मतलब समझ गया। ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। फिर भी मैं विश्वास रखता हूँ। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि चरखा काटना सीख लूँ, किंतु मुश्किल यह है कि हाथ में किसी भी काम में मेरी गति नहीं है। शरद बाबू ने कहा, भगवान आपकी रक्षा करे, लेकिन विश्वास हो या ना हो, चरखे के लिए कुछ करने में उन्होंने कोई कसर उठा ना रखी। छूट गया ऐश्वर्य, छूट गई सिल्क की पोशाक, रह गया बस खद्दर, तेल की बनी पकौड़ी कचौड़ी, यहाँ तक कि भुने हुए चने खाकर गांव-गांव चरखे का प्रचार करते हुए वह घूमे। वे स्वयं काटते थे, घर के दूसरे लोग काटते थे, नौकर तक काटते थे और चकमा देते थे। शरद पूछते, क्यों रे अमुक, काम क्यों नहीं किया? जवाब मिला, चरखा काट रहा था। शरद अब क्या कहते? देश उद्धार के काम में जो लगा था, लेकिन इसका यही अंत नहीं था। मामा सुरेंद्रनाथ भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। एक दिन अध्यापक का पद छोड़कर वह शरदचंद्र के पास आकर रहने लगे। काम करने के साथ साथ चरखे को लेकर मामा भांजे में काफ़ी तर्क वितर्क चलता रहता था। एक दिन शरद बाबू ने कहा, मामा, तुम समाज का जो काम करते थे वह चरखा आंदोलन में बहुत बड़ा है। मैं साहित्य रचना करता हूँ, वह चरखे से निश्चय ही बड़ा काम है। यदि मैं सब काम छोड़कर चरखा चलाता रहूं तो क्या देश का लाभ होगा? सुरेंद्र ने उत्तर दिया, बहुत हानि होगी। तब सुरेंद्रनाथ ने कहा, लेकिन मैं यदि छुट्टी के दिन चरखा चलाता हूँ तो इसमें क्या अन्याय की बात है? यदि सरकार कहती है कि चरखा चलाना अन्याय है और जो चरखा चलाएगा
उसे जेल भेज दिया जाएगा। तब मैं अवश्य चरखा चलाऊंगा और जेल जाऊंगा। मेरे देश की दादी रानी हमेशा से चरखा चलाती आई हैं, इसमें क्या दोष है? शरद बाबू बोले, यदि भारत अपने पहनने के वस्त्र स्वयं तैयार कर लेता है तो इसमें हमारा लाभ है और उनकी हानि। इसीलिए वह चरखा चलाने को अन्याय मानते हैं। मामा ने कहा, और मैं उनकी इस मान्यता को घोर अन्याय मानता हूँ। यदि स्कूल में चरखा नहीं काट सकता तो मैं अध्यापकी करने को तैयार नहीं हूँ। इसीलिए काम छोड़कर चला आया हूँ। शरद चंद्र बोले, तुमने कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन शायद चरखे से सुरेंद्र मामा का काम नहीं चला। एक दिन बोले, शरद केवल चरखे से काम नहीं चलेगा, चरखा भी बैठाना होगा। शरद तुरंत तैयार हो गए। भागलपुर में 5-7 चरखे बैठाए गए। पेशगी देकर बंगाल के अच्छे अच्छे बुनकर आए, लेकिन कुछ दिन बीतने ना बीतते, यहाँ तक कि पेशगी के ऊपर कटते ना कटते उनके घरों में चींटियाँ आने लगीं। किसी का लड़का बीमार है, चिट्ठियाँ आने लगीं। किसी का लड़का बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी के यहाँ रुपये की कमी से इलाज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए और रुपये चाहिए। रुपये दिए गए, लेकिन चिट्ठी का आना बंद नहीं हुआ। इस बार चिट्ठी आई कि आदमी की गर्मी के कारण पका धान खेत में झड़ रहा है, तुरंत चले आओ। किसी की चिट्ठी आती कि अमुक ने मुकदमा दायर कर दिया है, पैरवी के लिए आना ही होगा, नहीं तो सब मटियामेट हो जाएगा। ये चिट्ठियाँ लेकर बुनकर उनके सामने हाजिर होते। वह मजबूर होकर राह खर्च और छुट्टी देकर उन्हें घर भेज देते, लेकिन लौटकर कोई नहीं आता। इधर कारागर में दीमकों का उत्पात बढ़ता ही जाता था। निराश होकर सुरेंद्र मामा ने कहा, छोड़ो, दूसरों के भरोसे वह काम नहीं चलने का। इससे तो अच्छा है कि दिया सलाई का कारखाना खोल दिया जाए, देश का काम भी होगा और आमदनी भी। लेकिन अब बाहर से आदमी नहीं बुलाएंगे, सीख कर स्वयं सब कुछ करेंगे, वफादार लड़कों को काम सिखाएंगे। शरद चंद्र ने उत्तर दिया, चर्चा तो झगड़ू मिस्त्री की तैयार कर सकता है, चरखा तो झगड़ू मिस्त्री भी तैयार कर सकता है, लेकिन दिया सलाई की मशीन कितने की आएगी? सुरेंद्र मामा बोले, नात 100-300 रुपये की। शरद ने पूछा, और कुमिल्ला से स्टीमर पर लाने में जितना खर्च होगा? सुरेंद्र मामा बोले, 13 नहीं मालूम, फिर भी वह बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तब रुपये में केमिकल खरीदा 6 रुपये में केमिकल खरीदा जा सकेगा। शरद चंद्र ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, वही काम करो। और दिया सलाई का कारखाना चालू किया गया, लेकिन हिंदुओं के लड़कों में से कोई भी काम सीखने नहीं आया। बस थोड़े से मुसलमान लड़के मिले। उन्होंने कहा, न्याम काम सीखेंगे, हम काम सीखेंगे, लेकिन मजदूरी देनी होगी। काफ़ी कहा सुनी के बाद 4 आना प्रतिदिन मजदूरी तय हुई। काम ज़ोरों से चल निकला, लेकिन अचानक एक दिन बारूद में आग लग गई।
किसी का हाथ जला, किसी पर पैर जला, किसी का पैर जला और किसी का मुंह जला। दिए सलाई का कारखाना भी समाप्त हो गया। शरद बाबू वापस लौट गए। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।